हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और लास्ट चैप्टर आपको समझ में आया होगा। लास्ट चैप्टर जो हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट किया था, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और चैप्टर नंबर 8, सिविल प्रोसीजर कोड। चैप्टर नंबर 8, सिविल प्रोसीजर कोड। आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा है, आपने आईपीसी पढ़ा है। देखो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमने क्रिमिनल जो कोर्ट में जो प्रोसीजर यूज किया जाएगा वो पढ़ा था हमने। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि क्रिमिनल कोड कौन कौन से हैं। तो आपने एक हेरेरकी पढ़ी थी तो आपको याद होगी। और आईपीसी में आपने पनिशमेंट्स पढ़ी। आईपीसी में आपने पढ़ा कि क्राइम कैसे किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि सिविल प्रोसीजर कोड। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच हो जाता है तो उस केस में क्या लाइबिलिटी अराइज होगी? कंपनसेशन की लाइबिलिटी आएगी या जेल की भी प्रोविजन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे सिविल लाइबिलिटी, सिविल प्रोसीजर कोड कि सिविल नेचर के ऑफेंसेस में जो प्रोसीजर यूज किया जाता है, जो सिविल तरह के सिविल नेचर के ऑफेंसेस में जो सिविल प्रोसीजर यूज किया जाता है, आज हम उसको पढ़ेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड 1908, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। कुछ नहीं करा रहा आज, जस्ट बेसिक करेंगे, ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं करेंगे, जस्ट बेसिक करेंगे। इंट्रोडक्शन में तो आपका, जैसे आपने, अगर आपको सीआरपीसी याद हो तो वहां लिखा था ना कि कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटेरियल स्टाफ हैज टू डू लेस विद द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लेकिन यहाँ लिखा है कि क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटेरियल स्टाफ को बहुत से लॉ से डील करना पड़ता है, और उन लॉ में एक ये भी है कि अगर कोई भी ऑफेंस हो जाता है तो आपको कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो कोर्ट में अगर ले जाया जाएगा तो सिविल नेचर की अगर ऑफेंस है तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बार बार बुलाया जा सकता है एज ए ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो एम एंड स्कोप में दे रखा है कि सिविल प्रोसीजर कोड कंसोलिडेट एंड अमेंड करके बनाया गया है। किसको? पुराने लोग, पुराने जो हमारे लॉ चलते आ रहे थे, साथ साथ जो अमेंडमेंट आती गई उनको इकट्ठा करते गए, और लास्ट में हमने सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बनाया। ये एक अमेंडमेंट भी ऐड की गई है, ये लेटेस्ट एक अमेंडमेंट ऐड की गई है। ये अमेंडमेंट है, आई थिंक ये द कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन, कमर्शियल एपलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट 2015, कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 फॉर शो। ये रिसेंट में ऐड की गई है, आपकी शायद बुक में पता नहीं है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये नई चीज ऐड की गई है। नेक्स्ट स्कीम दे रखा है कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले में 158 सेक्शंस हैं और सेकंड में रूल्स एंड ऑर्डर्स, सेकंड में रूल्स एंड ऑर्डर हैं। तो 158 सेक्शंस तो ये बता रहे हैं कि ज्यूरिडिक्शन कैसे एक्सरसाइज करनी है, तो क्रिएट कर रहे हैं ज्यूरिडिक्शन, और जो रूल आपके वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इस जो ज्यूरिडिक्शन है इसको एक्सरसाइज कैसे करना है। तो जो आपका आपके सेक्शंस है वो तो जनरेट करने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यूरिडिक्शन कि कैसे, किस कोर्ट में जाना है, कहाँ नहीं जाना है, प्लेस ऑफ सुइंग क्या होगा। और ये कह रहे हैं कि ये ज्यूरिडिक्शन कैसे एक्सरसाइज की जाएगी, कोर्ट कैसे अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा, ये कैसे, ये किस में लिखा है? ऑर्डर एंड रूल्स में लिखा है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं, पढ़ेंगे हम जब हम ये टर्म्स पढ़ेंगे। तो डिग्री देखो, ये आपका आ गया, हम बहुत टाइम पहले डिग्री 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 करते रहते हैं, तो डिग्री भी आ गया आपका, ऑर्डर भी आ गया, और डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा डिग्री और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। जजमेंट आपको पता है, जज ने जो क्या दिया, जज ने जो चीज बोली है कोर्ट के अंदर वो जजमेंट है। यही जजमेंट आगे जाके ऑर्डर या डिक्री बनती है। तो स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ ए डिक्री और ए ऑर्डर, स्टेटमेंट जो दी है जज ने वहां पे कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर जज ने तो जजमेंट बोली है, जो जजमेंट प्रोनाउंस करी है वो जजमेंट है। अब ये जजमेंट या तो डिक्री होगी या ऑर्डर होगा, मतलब जजमेंट किसकी बात कर रही होगी? या तो जजमेंट राइट एंड लाइबिलिटीज की बात कर रहा होगा, या जजमेंट पनिशमेंट की बात कर रहा होगा। तो पनिशमेंट तो, या फिर किसी कोई चीज करने के लिए आपको कहा, जब कहा जाए तो वो क्या है? ऑर्डर है। तो ऑर्डर आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ऑर्डर भी पढ़ेंगे हम, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे ऑर्डर को। स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल कोड, तो स्ट्रक्चर याद आते ही मुझे सीआरपीसी का याद आ जाता है। सीआरपीसी में तो आपने ऊपर पढ़ा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आपने सेशन कोर्ट पढ़े, सेशन कोर्ट के बाद आपने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इतनी सारी चीजें पढ़ ली। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल कोड में सिर्फ तीन ही कोर्ट है। कौन कौन से? पहला कोर्ट आपका दे रखा है हाई कोर्ट, पहला कोर्ट क्या दे रखा है? हाई कोर्ट। इसका सबॉर्डिनेट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी सबॉर्डिनेट कौन है? स्मॉल कोर्ट।
तो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्मॉल कोर्सेज को तीन ही कोर्ट दे रखे हैं। स्मॉल कोर्सेज जहाँ पे छोटे छोटे झगड़े, आपके डेली रूटीन के छोटे छोटे झगड़े जहाँ सॉल्व किए जाए, वो क्या है, स्मॉल कोर्सेज वाला कोर्ट है। इसके अलावा फिर आप सीधा सीधा कहाँ चले जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर क्या दे रखा है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास तो जाके क्या लगानी है, अपील लगानी है ना। हाई कोर्ट तो ज्यादातर क्या क्या किस लिए बैठे हैं, अपील सुनने के लिए बैठे हैं। जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट एंड वेन्यू ऑफ द सूट्स, भाई वो कह रहे हैं कि जुरिडिक्शन कौन से कोर्ट के पास जाए, कैसे डिसाइड करेंगे, कौन से कोर्ट के पास जाएं, कैसे डिसाइड करेंगे। सीआरपीसी में याद था ना, इतने की सजा तो इसके पास चले जाओ, इतने की सजा इसके पास चले जाओ, इतना फाइन इसके पास चले जाओ। ये तो वहां तो ये डिफाइन था। लेकिन यहाँ जो जुरिडिक्शन है वो चार बेसिस पे है। किस किस बेसिस पे, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कितना बड़ा है कितना छोटा है। प्रोमिजरी नोट है, चेक का केस है, स्मॉल कोसेज में चले जाओ। आपका थोड़ा बड़ा केस है, थोड़ा ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, तो किस में चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ। टेरिटोरियल के बेसिस पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेरिटरी डिसाइड कर रखी है ना, कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो इसकी डिस्ट्रिक्ट में ही इसकी जुरिडिक्शन है, कि दूसरे कोर्ट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो केसेस है उनकी सुनवाई नहीं कर सकता, तो वो टेरिटरी बेसिस पे है। जुरिडिक्शन ओवर द पर्सन, कि इंडियन है या फॉरेन है, उस बेसिस पे भी क्या रखा है। भाई जुरिडिक्शन ओवर द पर्सन का मतलब क्या है, कंपनी है, इंडियन नेशनल है, फॉरेन नेशनल है, क्या क्या है, फॉरनर है, तो उसके बेसिस पे भी जुरिडिक्शन आपका दे रखा है। तो वेन्यू मतलब जगह, सूट की जगह उसी बेसिस पे डिसाइड की जाएगी। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, तो हाँ कई जगह होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द पेक्यूनरी वैल्यू, तो डिपेंड करेगी आपकी जितनी वैल्यू होगी किसकी, जितनी आपके केस में जो आपने केस डाला है उसमें जितने रुपए का माल इन्वॉल्व है, जितने रुपए आपने कंपनसेशन मांगा है, तो उसको देख के क्या डिसाइड किया जाएगा, जुरिडिक्शन डिसाइड की जाएगी। इसके अलावा अगर पावर के बेसिस पे कहूँ तो फिर से कोर्ट चार तरीके के हैं। पावर के बेसिस पे कहूँ तो फिर से कोर्ट, सॉरी तीन तरीके के, चार के नहीं। एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन, वो कोर्ट जिसके पास पहली बार, फर्स्ट टाइम जिसके पास सूट फाइल किया जाता है ना, फर्स्ट टाइम, उसको कहते हैं आपके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसके अगेंस्ट में, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो आपने ओरिजिनल वाले ने जो ऑर्डर दिया होगा, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो अपील लगाई जाती है, वो जो जहाँ पे लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, एपलेट जुरिडिक्शन। उसे क्या कहेंगे, एपलेट जुरिडिक्शन कहेंगे। और इसके ऊपर तो आपको पता ही है, सबसे ऊपर फिर क्या है लास्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बोथ ओरिजिनल एंड एपलेट जुरिडिक्शन इन वेरियस मैटर। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कौन है, स्मॉल कोसेज है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास हो सकता है आप पहली बार केस करने गए हो सकता है स्मॉल कोसेज वाले के अगेंस्ट में अपील करने गए हो। हाई कोर्ट भी इसी तरह और सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह। तो ओरिजिनल, एपलेट, क्रिमिनल नहीं है, ये ओरिजिनल वर्ड है यहाँ पे, ओरिजिनल एंड एपलेट जुरिडिक्शन, ओरिजिनल एंड एपलेट जुरिडिक्शन। क्योंकि क्रिमिनल के लिए तो क्रिमिनल कोर्ट्स है, हमने वहाँ पे हायरार्की में पढ़ा था। क्रिमिनल कोर्ट्स को आपको अलग मान लो, हाई कोर्ट में को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक हाई कोर्ट जो सिविल के लिए, एक हाई कोर्ट जो क्या है क्रिमिनल के लिए। तो इस तरह हाई कोर्ट भी दो तरह से डिवाइड हो सकता है, इस तरह हाई कोर्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट अनलेस बार्ड, कोर्ट को सारे सूट ट्राई करने चाहिए अनलेस बार्ड। बार्ड का मतलब एक लिमिटेशन पीरियड के बेसिस पे, आपने अगर याद हो तो आया था ना, कि कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट अनलेस बार्ड। अगर वो टाइम बार्ड सूट है तो फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अगर वो टाइम बार्ड सूट है तो फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये आपने बात पढ़ी थी कि अगर एक टाइम बार्ड सूट है, एक टाइम बार्ड सूट है तो क्या नहीं करना चाहिए, तो टाइम बार्ड सूट को तो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। कोर्ट को, कोर्ट के पास ये पावर है, लेकिन डिस्क्रिप्शन पावर है। कोर्ट चाहे तो फिर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है ना, कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट अनलेस बार्ड। या फिर जैसे आपने पढ़ा था, जैसे मान लो कोई केस एनसीएलटी के पास फाइल करना है तो एनसीएलटी के पास ही जाना चाहिए, किसी नॉर्मल कोर्ट में फिर आप जा नहीं सकते, किसी नॉर्मल कोर्ट में फिर आप जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जो पावर दी गई है स्पेसिफिकली दी गई है किसको, सिविल कोर्ट की जगह स्पेशल कोर्ट को, सिविल कोर्ट की जगह क्वासी जुडिशियल कोर्ट को पावर दी गई है, तो फिर क्वासी जुडिशियल कोर्ट डिसाइड करेगा ना। फिर कौन डिसाइड करेगा, क्वासी जुडिशियल कोर्ट डिसाइड करेगा उस केस। स्टे ऑफ सूट, स्टे ऑफ सूट से पहले हम पढ़ते हैं, देखो नीचे इसका एक टॉपिक और है, प्लेस ऑफ सुइंग। प्लेस ऑफ सुइंग, केस कहाँ फाइल करना चाहिए। तो ऊपर जुरिडिक्शन आई, लेकिन वो जुरिडिक्शन के साथ साथ सब्जेक्ट मैटर भी था ना, सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे आप देखते हैं। कह रहे कि हर सूट जो आपको फाइल करना चाहिए सबसे नीचे वाले कोर्ट में करना चाहिए, जो नीचे वाला कोर्ट कॉम्पिटेंट, उस नीचे वाले कोर्ट में जो कॉम्पिटेंट है उसके पास जाना चाहिए। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है तो ये
केसेस दिए हुए हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी जुरिडिक्शन में आए उस कोर्ट में चले जाओ, जिसकी जुरिडिक्शन में पार्टीशन हो रहा है, जिसकी जुरिडिक्शन में कंपनसेशन दिया जा रहा है, कुछ भी वो डिसाइड करेगा। ये तो जुरिडिक्शन के पॉइंट्स। स्टे ऑफ द सूट दे रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक हैं आपके सीपीसी में, एक है रेस सबजुडाइस, एक है रेस जुडिकाटा। तो सेक्शन 10, सेक्शन 11, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके सीपीसी के। सीपीसी स्टे ऑफ सूट का मतलब क्या है? स्टे ऑफ सूट का मतलब है कि अगर ऑलरेडी कोई केस चल रहा है और वो पेंडिंग है, उसका डिसीजन नहीं आया, ऑलरेडी कोई केस चल रहा है, इसका डिसीजन भी पेंडिंग है, इसका डिसीजन भी पेंडिंग है, तो दूसरा सूट नहीं फाइल करना चाहिए, दूसरा सूट नहीं फाइल करना चाहिए। और अगर आपने फाइल कर दिया तो कोर्ट क्या करेगा? उस पर स्टे लगा देगा। तो सेकंड जो केस है, सेकंड केस वैसे तो फाइल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सेकंड केस सेम बेसिस पे सेम पार्टीज के बीच में, ये चीज़ ध्यान रखना, सेम पार्टीज के बीच में अगर सेकंड केस हो रहा है सेम पार्टीज के बीच में, सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम चीज़ को लेकर हो रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा? सेकंड सूट के ट्रायल पे स्टे लगा देगा कि सेकंड सूट को अभी नहीं ट्राई किया जाएगा, सेकंड सूट की सुनवाई अभी नहीं होगी जब तक क्या ना आ जाए, जब तक पहले वाले केस का डिसीजन ना आ जाए तब तक नहीं हो सकता। तो डिसीजन अभी तक पेंडिंग है, तो पेंडिंग है तो सेकंड सूट के ट्रायल पे क्या लगा दिया? स्टे। सेकंड सूट के ट्रायल पे क्या लगा दिया? स्टे लगा दिया। रेस जुडिकाटा, डॉक्टर 9 ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडी क्या करता है, क्या कह रहे हैं? अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, अगर केस कोर्ट में कोई केस चल रहा है, इसका डिसीजन आ चुका है, डिसीजन अराइव या डिसीजन रिसीव, डिसीजन तो रिसीव हो गया, डिसीजन तो रिसीव हो चुका है, अब सेम पार्टीज सेम सूट फिर से फाइल करना चाह रही हैं, तो इसकी वजह से कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा और सेकंड जो पर्सन जीता है वो हैरेस हो जाएगा। देखो, अपील अलग चीज़ है, अपील अलग चीज़ है, सेकंड सूट फाइल करना अलग चीज़ है। कि भाई मैंने क्या हुआ, एक केस पहला सूट, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, फिर मैंने दोबारा से एक सूट डाला सेम पार्टीज के बीच में, सेम मैटर को लेके, सेम पार्टीज के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके, तो से कोर्ट ने क्या बोला? पहले वाले का डिसीजन आ गया ना, वही फॉलो कर लो, पहले वाले का जो डिसीजन आ गया ना वही फॉलो कर लो। ऊपर वाले में क्या बोला था? स्टे, जब तक डिसीजन नहीं आता स्टे, डिसीजन आ गया स्टे तो हट गया, बट कोर्ट ने क्या बोला? सेकंड सूट चलेगा ही नहीं, सेकंड सूट का डिसीजन पहले सूट का डिसीजन, सेकंड सूट में वही डिसीजन जो पहले में आया था वही सेम अप्लाई होगा। अपील तो चैलेंज करना होता है, अपील तो चैलेंज है, चैलेंज तो कर सकते हो आप, चैलेंज अलग चीज़ है, सेकंड सूट फाइल करना सेम मैटर्स पे, सेम पार्टीज के बीच में, सेम सब्जेक्ट मैटर पे, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि कोर्ट का टाइम प्रीसियस है और एक पर्सन जो ऑलरेडी हैरेस हो चुका है, इस प्रोसीजर से जा चुका है, तो उसको दोबारा उस प्रोसीजर से नहीं भेजा जा सकता। सेट ऑफ काउंटर क्लेम और इक्विटेबल सेट ऑफ, एक बेसिक सा समझाता हूँ। मान लो एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया और बोला कि मुझे 1000 रुपये लेने हैं बी से, और बी देने से मना कर रहा है। बी ने बोला यस मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं, आई एडमिट, आई एडमिट मैंने तुम्हारे 1000 रुपये देने हैं, पर तुमने भी मेरे 400 रुपये देने हैं, पर तुमने भी मेरे 400 रुपये देने हैं। कोर्ट कह रहे कि ये लेना देना सेट ऑफ कर लो, फाइनल बताओ कितना देना है, ये लेना देना सेटअप कर लो और फाइनल बताओ कितना देना है, तो उसको क्या कहते हैं? सेट ऑफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेट ऑफ। कुछ अमाउंट क्या हो गया? सेट ऑफ हो गया, कुछ अमाउंट क्या हो गया? सेट ऑफ हो गया। काउंटर क्लेम क्या है? ए कहे मैंने देने हैं, बी कहे सॉरी ए कहे मैंने लेने हैं, बी कहे नहीं मैंने लेने हैं ये 1000 रुपये, तो दोनों जब एक ही बात पे लड़ रहे हैं तो वो क्या है? काउंटर क्लेम है। जब दोनों एक ही दूसरे की बात काउंटर किए जा रहे हैं तो वो क्या है? काउंटर क्लेम। एक दूसरे पे एक ऊपर क्लेम ठोक रहे हैं तो वो काउंटर क्लेम। नेक्स्ट आपका एक टेम्परेरी ऑर्डर है, टेम्परेरी रिलीफ है, टेम्परेरी ऑर्डर ऑफ कोर्ट है। ऑर्डर क्या है? टेम्परेरी इंजक्शन, कि कुछ टाइम पीरियड के लिए रोक लगा दी, कुछ टाइम पीरियड के लिए रोक लगा दी कि आप उस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे जो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है, आप उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे जो व्यक्ति क्या है? जो केस में इन्वॉल्व है, जो केस में इन्वॉल्व है, आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो इसको इनको क्या बोला गया? टेम्परेरी इंजक्शन या ऑर्डर्स बोला गया।
तो टेम्परेरी ऑर्डर जैसे सेल का ऑर्डर हो सकता है। तो जैसे मान लो मेरे पेरिशेबल गुड्स हैं और जो झगड़ा है वो फेयर को लेकर है, जो झगड़ा है फेयर को लेके है, किस चीज़ के, ट्रांसपोर्ट में। अब वो कह रहे कि जब तक झगड़े का निपटारा नहीं होता, अगर माल ट्रांसपोर्ट में अगर व्हीकल में खड़ा रहा तो खराब हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, झगड़ा तो बाद में सेल कर लेंगे, पहले आप ऑर्डर दे दो सेल का, जो पैसा आएगा वो कोर्ट को दे देंगे, जो पैसा आएगा वो कोर्ट को दे देंगे, क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो आ रहा है। वो माल खराब हो गया तो फिर किसी का ही कुछ नहीं आएगा। माल अगर खराब हो गया तो किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा फिर उसके। डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। अगर ये लग रहा है अगर ये लग रहा है कि आप सब्जेक्ट मैटर को नुकसान पहुंचा सकते हो, अगर ये लग रहा है कि आप सब्जेक्ट मैटर को नुकसान पहुंचा सकते हो, तो डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन का ऑर्डर इशू किया जा सकता है कि उसको संभाल के रखो, उस सब्जेक्ट मैटर को, जो सब्जेक्ट मैटर है उस सब्जेक्ट मैटर के लिए इंस्पेक्शन किया जा सकता है, क्या कोई व्यक्ति उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, इस तरह की। ये सैंपल लेने हैं तो सैंपल लिए जा सकते हैं। तो इस तरह के भी ऑर्डर इशू किए जा सकते हैं, इस तरह के भी ऑर्डर इशू किए जा सकते हैं। डिपॉजिट ऑफ मनी इन द कोर्ट, आपको पता है ना, जब भी पैसे के लिए केस होता है तो क्या करना पड़ता है, आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है, आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। प्लस कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि इस किसी ट्रांजेक्शन में जो पैसा इन्वॉल्व है पहले वो कोर्ट में जमा कराओ। किसी सब्जेक्ट मैटर में जितना पैसा इन्वॉल्व है वो पहले कोर्ट में जमा कराओ, फिर आगे सुनवाई करी जाएगी, फिर आगे सुनवाई करी जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से देखो, नाम से क्लियर है, आपको सूट क्या करना है, इंस्टीट्यूट करना है, फाइल करना है। अब फाइल करना है तो देखो सबसे पहले अपोजिट दो पार्टीज होनी चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर तो सूट फाइल करना होगा। मुझे केस करना है तो मुझे किसी के ऊपर तो केस करना होगा ना, सेकंड पार्टी होनी चाहिए, कोज ऑफ एक्शन होना चाहिए, मेरे पास रीज़न होना चाहिए केस फाइल करने का, रीज़न होना चाहिए केस फाइल करने का, और मैं अपनी बात प्रूव कर सकूँ, ये भी रीज़न होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए जिस चीज़ पे हम लड़ाई करने वाले हैं, कि वो लैंड है, वो ज़मीन का टुकड़ा है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, या सब्जेक्ट मैटर तो होना चाहिए ना जिस पे लड़ाई करनी जाए। और रिलीफ, फाइनली मैंने क्या रिलीफ मांगी है वो रिलीफ होनी चाहिए, और क्या रिलीफ मांगी है वो रिलीफ होनी चाहिए। तो आपका क्या है, सबसे पहले देखो, आप कंप्लेंट आपने पढ़ा था तो मैंने वहाँ एक चीज़ बोली थी कि जब सिविल सूट में कंप्लेंट फाइल करते तो उसको प्लेंट कहते हैं, उसमें उसको क्या कहते हैं, प्लेंट कहते हैं। क्रिमिनल में इसको क्या कहते हैं, कंप्लेंट कहते हैं। तो कैसे आप सूट फाइल करोगे ये सारा तरीका इसमें लिखा है, कैसे सूट फाइल करोगे ये सारा इसमें तरीका लिखा है, और इम्पोर्टेंट स्टेजेस लिखी हैं। इम्पोर्टेंट स्टेजेस में देखो सबसे पहले क्या है, व्हेन द सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड, कोर्ट क्या इशू करता है, सम्मन इशू करता है डिफेंडेंट को, दूसरी पार्टी को आने के लिए बोलता है। डिफेंडेंट भी क्या करेगा, डिफेंडेंट अपना रिप्लाई सबमिट करेगा, डिफेंडेंट क्या करेगा, अपना रिप्लाई सबमिट करेगा, अपना आंसर सबमिट करेगा। खुद से आएगा या किसी के थ्रू आएगा, खुद से आएगा या किसी के थ्रू आएगा, केस तो लड़ेगा ना बेचारा, आगे केस तो लड़ेगा। जहाँ पर्सनल अपीयरेंस चाहिए तो जज बोल देगा भाई पर्सनल अपीयरेंस चाहिए, उसी पर्सन को बुलाओ जिसके ऊपर केस चाहिए। डिलीवरी ऑफ सम्मन, डिलीवरी कैसे की जाएगी सम्मन की, तो सम्मन ऑफिसर जाके दे के आ सकता है कोई भी। तो सम्मन कैसे जा सकता है, सम्मन कोई भी ऑफिसर दे आएगा कोर्ट का, प्रॉपर ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, सेंट आइदर डिलीवर्ड और सेंट आइदर टू द प्रॉपर ऑफिसर हु मे बी एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अदर देन in which the suit is instituted, resolved by him or one of his subordinate or to courier services। अगर कोर्ट ने अप्रूव किया तो कुरियर सर्विसेज से भी किया जा सकता है। कैसे भेज सकते हो, रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट डू, रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट डू। और इसके अलावा जो भी अदर मेथड आप यूज़ करना चाहो, इसके अलावा कोई और मेथड जैसे स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस, जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहो, जो भी कोर्ट ने आपको अलाउड किया है मेथड यूज़ करने, जो भी कोर्ट ने आपको अलाउड किया कि आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो सम्मन भेजने के। ये डिलीवरी ऑफ सम्मन है, बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें 3-4 टॉपिक ऐड किए गए हैं। डिफेंस, सम्मन अपने डिफेंस में, अपने बचाव में जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, सम्मन भी क्या, सॉरी डिफेंडेंट भी क्या करेगा, डिफेंडेंट भी अपने बचाव में, डिफेंडेंट भी अपने बचाव में एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। इस रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करने का भी एक तरीका है, इसके लिए भी ये डेज डिसाइड किए गए हैं, कितने दिन में आपको क्या करना है, आपका रिप्लाई करना है। आपको जो नोटिस इशू किया गया है सम्मन, अगर नहीं आपने रिप्लाई किया तो फिर कोर्ट का वारंट आ जाएगा। नहीं आपने रिप्लाई किया तो एक तो आपके अगेंस्ट में डिसीजन आ सकता है, दूसरा कोर्ट का क्या आ सकता है, कोर्ट वारंट इशू कर सकता है आपके अगेंस्ट में आपको पकड़ने के लिए। अपीयरेंस ऑफ पार्टी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। अब अपीयर तो दोनों को होना पड़ता है, और दोनों में से अगर कोई भी अपीयर ना हो तो आपको पता है ना, अगर जिसने केस फाइल किया है
वही नहीं आया तो कोर्ट क्या करेगा, डिसमिस कर देगा केस को। कोर्ट क्या करेगा, फिर उस केस में डिसमिस ही कर देगा केस को। और अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टे, डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टे, एक तरफा डिसीजन। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है ये चीज़। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक्स पार्टी डिसीजन आ गया तो डिफेंडेंट के पास चार रेमेडीज कौन सी है। डिफेंडेंट ये भी तो कह सकता है ना, देखो माई बाप, देखो क्या जज, जज साहब, देखो जज साहब आपने डिसीजन तो दे दिया मेरे अगेंस्ट में, मेरी बात सुने क्योंकि मैं उस दिन प्रेजेंट नहीं हो पाया, बट मेरे पास वैलिड रीज़न है कि मैं उस दिन क्यों नहीं आ पाया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस चीज़ को चैलेंज भी कर सकता हूँ, मैं अपील फाइल कर सकता हूँ एक्स पार्टी डिसीजन के अगेंस्ट में। मैं रिव्यू के लिए बोल सकता हूँ कोर्ट को कि यार दोबारा अपना डिसीजन रिव्यू कर लो, कि भाई मेरे पास वैलिड रीज़न था उस दिन के लिए। मैं सेट असाइड करने के लिए बोल सकता हूँ कि यार डिसीजन सेट असाइड कर दो, उसको चेंज कर दो। और मैं दूसरा सूट फाइल कर सकता हूँ, मैं एक और सूट फाइल कर सकता हूँ इस चीज़ के अगेंस्ट में, इस एक्स पार्टी डिसीजन के अगेंस्ट। तो ये पेपर में आ चुका है आपका 2 बार, 2 टाइम्स पेपर में आ चुका है, 2 टाइम्स। डिस्कवरी एंड इंटेरोगेशन, तो जैसे ही केस स्टार्ट होता है तो पता है चलता है ना, डिस्कवरी स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, पुलिस वाले घूमते फिरते रहते हैं, किसी का घर चेक कर लिया, किसी का कुछ चेक कर लिया, ये सारे काम चलते रहते हैं। डिस्कवरी बाय इंटेरोगेशन, पूछताछ से भी बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं, बहुत सी चीज़ों का पता इंटेरोगेशन से चला जाता है। इंट्रोगेशन से आपसे पूछताछ की जाती है, पर्सनली बुलाते हैं ना पुलिस वाले और पूछताछ करते हैं। डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स, या डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को ये लगता है कि डॉक्यूमेंट कोर्ट के आगे आना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट, लेकिन उसे कोई ला नहीं रहा है, तो कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि जिसके भी पोजीशन में है उसके पोजीशन से वो लेकर आओ। और अगर आपने बाद में प्रेजेंट किए तो ये आपके अगेंस्ट में एविडेंस बन जाएंगे। अगर आपने ये टाइम से नहीं भेजे तो आपके अगेंस्ट में एज एन एविडेंस यूज किए जा सकते हैं। पार्टी में रिफ्यूज टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट फॉर इंस्पेक्शन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, एक पार्टी जो है वो रिफ्यूज कर सकती है प्रोड्यूस करना डॉक्यूमेंट कुछ ग्राउंड्स पे, पढ़ेंगे ग्राउंड्स अभी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे ग्राउंड्स अभी नहीं करेंगे। एडमिशन बाय पार्टीज इश्यूज, बहुत हियरिंग ऑफ द सूट, फिर फाइनली एक आपकी हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी तक तो मैटर समझने की कोशिश कर रहा था कोर्ट, अब फाइनली हियरिंग स्टार्ट होंगी, फिर एक दूसरे पे एलिगेशंस लगेंगे, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ वगैरह आएंगे, सब चीज़ें। एफिडेविट, जो भी बात बोलोगे एफिडेविट के थ्रू बोलोगे, जो भी विटनेस आएगा एफिडेविट के थ्रू आएगा। जजमेंट, मैंने बोला है ना, कोर्ट जो प्रनाउंस करता है, कोर्ट जो प्रनाउंस करता है कोर्ट में उसे क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं। यही जजमेंट बाद में ऑर्डर या क्या बनती है, डिक्री बनती है। लेकिन जजमेंट प्रनाउंस करने का भी एक टाइम है, जैसे आपने देखा होगा ना, जज क्या करता है, डिसीजन तो डिसाइड कर लेता है लेकिन प्रनाउंसमेंट का एक दिन रखता है, प्रनाउंसमेंट का जनरली एक दिन रखता है कि इस दिन प्रनाउंस करूँ। डिग्री पहले वाले के आ गया। एग्जीक्यूशन, डिग्री का एग्जीक्यूशन कराना पड़ता है, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आता है ना, ऐसे नहीं है कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया और वो उसी दिन इम्प्लीमेंट हो गया, उसके एग्जीक्यूशन के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके एग्जीक्यूशन के लिए। अपील, अपील आपको पता है ना, किसी चीज़ को चैलेंज करना क्या कहलाता है, अपील। तो अगर लोअर कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, अपर कोर्ट के पास। तो ओरिजिनल डिग्री, तो मतलब डिग्री के अगेंस्ट में 2 अपील होती है, ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस में एक अपील है। तो देखो फर्स्ट अपील, और फर्स्ट अपील वाले डिसीजन के अगेंस्ट में सेकंड अपील, फर्स्ट अपील वाले डिसीजन के अगेंस्ट में सेकंड अपील, ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील, और अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फाइनल लॉ, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट सर्टेन केसेस, सम एक्सेप्शनल केसेस, सर्टेन केसेस। जैसे पीआईएल फाइल करते ना, जब कोई भी और चीज़ नहीं बचती है, कोई और रास्ता नहीं बचता है, तो फिर हम कोर्ट से जाके बोलते हैं कि यार आप अलाउड कर दो हमें अपील, अपील अलाउड कर दो, अपील लगाना अलाउड कर दो। रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, जब नीचे वाले कोर्ट को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो ऊपर वाले कोर्ट को रेफर कर दिया जाता है मैटर। जब नीचे वाले कोर्ट को कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है तो बात समझने के लिए ऊपर वाले कोर्ट को क्या कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है केस, उसे कहते हैं रेफरेंस। रिव्यू, जब कोर्ट ने डिसीजन कर दे दिया और हमारे पास अपील नहीं बची तो हम कोर्ट को क्या कहते हैं, यार अपने अपने ही डिसीजन को, जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसी को कहते हैं यार एक बार फिर से रिव्यू कर लो, यार एक बार फिर से रिव्यू कर लो जज साहब, अब अपना ऑर्डर, कि आपने जो ऑर्डर दिया वो सही है या नहीं है। हमें लगता है कि उस टाइम कुछ ग्राउंड्स नहीं थे, इस टाइम वो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। पहले कुछ चीज़ें, कुछ विटनेस नहीं थे, अब वो विटनेस फाइंड आउट हो गए तो दोबारा से एक बार सुनवाई कर लो, दोबारा से एक बार सुनवाई कर लो। रिवीजन, अपर कोर्ट के पास गए, अपर कोर्ट के पास गए, अपील का राइट नहीं है मेरे पास, अपील का राइट नहीं है, मैंने रिवीजन के लिए अप्लाई कर दिया कि लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर दो, लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर दो।
मेरे हिसाब से उसने जो कंपनसेशन दिया वो सफिशिएंट नहीं है। मेरे हिसाब से उसने जो कंपनसेशन दिया वो सफिशिएंट नहीं है। तो हमने क्या बोला, डिसीजन को रिवाइज करा, डिसीजन को रिवाइज कराना। तो ये रिवीजन है आपका, रिवीजन हाई कोर्ट के पास। सूट बाय और अगेंस्ट ए कॉरपोरेशन, तो अगर कॉरपोरेशन के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो आपने सीआरपीसी में भी पढ़ा था कि कोई भी केस अगर कॉरपोरेशन के नाम पे है तो किसके नाम पे होता है, कंपनी सेक्रेटरी प्रिंसिपल ऑफिसर के नाम पे। कहाँ भेजा जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस पे ही भेजा जाता है। तो यही लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा है। सूट बाय है, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर, अगर माइनर केस करना चाहता है तो जनरली तो उसे क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में लिखा है ना, माइनर अगर कैपेबल नहीं है तो माइनर का जो लिमिटेशन टाइम पीरियड है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन माइनर अगर केस कर रहा है किसी नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू, अगर माइनर केस करना चाह रहा है तो उसे किसी लीगल पर्सन को लेकर आना पड़ेगा, उसे क्या कहते हैं, नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर। तो जो केस चलेगा वो नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर के नाम पे चलेगा। जब वो मेजोरिटी अटेन कर लेगा तो वो ऑप्शन चूज कर लेगा, क्या प्रोसीड करना है केस के साथ या अबंडन करना है या केस को वापस लेना है, तो वो डिसाइड करेगा। समरी प्रोसीजर सेम लाइक समरी ट्रायल, समरी ट्रायल पढ़ा था ना किसमें, सीआरपीसी में, उसी तरह से समरी प्रोसीजर दिया गया है किसमें, सीपीसी। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए क्या बनाया गया है, समरी ट्रायल। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए क्या डिसाइड किया गया है, समरी ट्रायल। समरी ट्रायल किस किस केसेस में पॉसिबल है, किस केस में पॉसिबल नहीं है, समरी ट्रायल में केसेस की कैसे सुनवाई की जाएगी, और समरी ट्रायल में फाइनली जो जजमेंट आएगी वो कैसे रहेगी। और सीआरपीसी की तरह यहाँ इनहेरिएंट पावर दे रखा है कोर्ट, सीआरपीसी की तरह यहाँ भी इनहेरिएंट पावर दे रखी है कोर्ट की। या हो सकता है आपकी बुक में हो सकता है आपकी बुक में ना हो, कुछ बुक में हो सकता है ये हो, क्योंकि पहले नहीं होती थी ये, अभी लास्ट फरवरी में ही ऐड की गई है ये फरवरी वाली बुक में ही ऐड की गई है, उससे पहले वाली बुक में ये चीज़ नहीं। या सीआरपीसी का आपका एक रिवीज, ये सीपीसी मैंने एक छोटा सा आपको करा दिया, सीपीसी मैंने आपको छोटा सा एक करा दिया कि सीपीसी है क्या, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड है क्या, पूरे कोड में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, वो सारी चीज़ें मैंने एक बार एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। एक ओवरव्यू मैंने आपको समझा दिया कि क्या होती है चीज़ें, ताकि आपको एक चीज़ समझ में आए कि है क्या। अब नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके नोट्स बना रहा हूँ, होपफुली पूरे हो जाएँ, होपफुली अगर ये पूरे हो गए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर नोट्स पूरे हो गए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे कल तक, क्योंकि कल आपको क्लास मिलेगी। आज तो जो भी आपका टाइम रहेगा क्लास लगाने का, तो मे बी आई होप ये आपको नोट्स मिल जाए टाइम से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना। और जितना कराया है उतना एटलीस्ट ध्यान रखें, याद करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ध्यान होनी चाहिए। जो चीज़ें बोली, जो चीज़ें समझाई हैं, बेसिक जो समझाने की कोशिश करी है, आपको याद होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ें बताई गई। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और किसी को डाउट, हाँ अभी देखो पिछला चैप्टर पूरा हो गया, तो पिछले चैप्टर के भी आपको डाउट्स जो होंगे वो लाइव क्लास रखते हैं, लाइव क्लास में लेंगे। इसके ये चैप्टर ये स्टार्ट करा दिया है मैंने, आपका सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड ये आपका स्टार्ट हो गया है। और आई होप ये जल्दी ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा हम स्पीड से करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि आपके टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो और आप सेकंड ग्रुप जो करना चाह रहे हैं सेकंड ग्रुप कर पाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना और पढ़ते रहें।